अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूक्रेन पर रूस के हमले के 3 महीने पूरे होने को है और इस युद्ध में शुरू से ही रूस का पलड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस युद्ध की तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। एक तरफ यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूस मुश्किल में है, तो दूसरी ही तरफ आप देखिए यूक्रेन अब इस युद्ध में जीत का दावा भी करने लगा है। रूस की ताकत के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता, फिर भी उसकी सेना ने रूस को जबरदस्त टक्कर दे दी है और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका है, जो बिना सामने आए पिछले दरवाजे से यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में क्यों पिछड़ रहा है रूस? कई शहरों से क्यों पीछे हटी रूस की सेना? यूक्रेन की सेना कैसे बनी इतनी ताकतवर? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के बाद हर किसी के मन में उठ रही हैं। रूस दुनिया के शक्तिशाली देशों में एक है। दुनिया के कई देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस से हथियार खरीदते हैं और रूस भी आधुनिक हथियारों के मामले में किसी से पीछे नहीं है। लड़ाकू विमान हो या तोप, मिसाइल हो या फिर बचाव के साधन, रूस के हथियारों का दुनिया भर में कोई सानी नहीं है। लेकिन फिर भी यूक्रेन में रूस की सेना वो हासिल नहीं कर पाई जैसी उनसे उम्मीद की जा रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के बावजूद रूस की सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा? अमेरिका से यूक्रेन को कितनी मदद? क्या अमेरिकी हथियारों पर टिकी है यूक्रेन की ताकत? यूक्रेन पर रूस के हमलों से पहले अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा दिखा, लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, अमेरिका अपने कदम पीछे खींचते हुए दिखाई दिया। रूस के भीषण हमले झेल रहे यूक्रेन ने अमेरिका से सैन्य मदद देने की भी अपील की, लेकिन उसे वो मदद नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। युद्ध के लंबा खिंचने के साथ साथ तस्वीर बदलती गई और अमेरिका ने धीरे धीरे ही सही यूक्रेन को काफी मदद पहुंचाई। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 774 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दी। साथ ही 18 हॉवित्जर और कई सैन्य वाहन भी यूक्रेन को दिए। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के लिए $40 बिलियन भारतीय रुपयों में करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद देने का ऐलान किया। यही वजह है कि शुरुआती दिनों में अमेरिका से नाराज चल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से अब मिल रही मदद के लिए उसे धन्यवाद भी दिया। Незламні народи найсміливішої країни. Усі наші захисники і захисниці. Сьогоднішній вже 85-й день нашої оборони точно запам'ятається. Я вдячний Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України і демократів в нашому регіоні обсягом у $40 мільярдів. सैन्य मदद के साथ साथ अमेरिका ने युद्ध की वजह से परेशान यूक्रेन को दूसरी जरूरतों की मदद देने का भी भरोसा दिया। We are in constant communication with the Ukrainians about what they need on an almost daily basis. So we already have some thoughts about future systems and material that'll go. I don't want to get ahead of the decisions yet because, I mean, there's a process here that has to play out in terms of what we propose to the Ukrainians. अमेरिका के साथ दुनिया भर के दूसरे देशों ने भी यूक्रेन को काफी मदद दी। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 14 बख्तरबंद गाड़ियां भेजी, साथ ही 20 बुशमास्टर सैन्य वाहन भी दिए। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूक्रेन को मेडिकल मदद भी दी गई। इसी मदद का नतीजा है कि यूक्रेन लगातार रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें तोप से जोरदार गोले बरसते नजर आए। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में कई रूसी सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, उसमें उसकी सेना की कई तोप एक साथ खड़ी दिखाई दी। इसके बाद जैसे ही हमले का इशारा मिला, एक तोप से गोला दाग दिया गया। इसके बाद
तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक एक करके कई तोप से गोले छोड़े गए। यही नहीं, एक बार तो यूक्रेन की सेना ने कई तोपों से एक साथ गोले दाग दिए, जिनके धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन ने इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का भी दावा किया। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 88वां दिन है। रूस ने एक और जहां यूक्रेन के मारिउपोल समेत कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां रूस को बैकफुट पर आना पड़ा। रूस की सेना ने राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जोरदार हमले किए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर रूस को खदेड़ा जा चुका है यूक्रेन की सेना की तरफ से। ये कहां कहां फेल हुई है रूस की सेना, वो आपको शहर बताते हैं। देखिए, राजधानी कीव से रूस की सेना की जो टुकड़ी है वो पूरी तरीके से लौट चुकी है। फौज को लौटाया जा चुका है। यहां पर चारों तरफ से घेर कर इस तरीके से हमले किए गए थे कि कीव पर अपने देश का झंडा फहरा दिया जाए। फिर उसके बाद जब कीव पर रूस की सेना का कब्जा नहीं हो पाया तो फिर पूरा का पूरा रुक आ गया खार्किव में। यहां पर भी रूस की सेना को मुंह की खानी पड़ी। यूक्रेन ने रूस की सेना को यहां से भी खदेड़ दिया। फिर डोनबास पर रूस की तरफ से हमले इस कदर बढ़ाए गए कि ज्यादा से ज्यादा इलाके पर अपना कब्जा कर लिया जाए। यहां पर 80% तक इलाके पर रूस की सेना ने कब्जा जरूर कर लिया है, लेकिन 20% इलाका यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में बचा लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओडेसा, जो कि दक्षिण यूक्रेन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इलाका है, शहर है, जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी रूस की सेना ने किया था, लेकिन यहां से कुछ हिस्सों से रूस की सेना को हटा दिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सों पर रूस की सेना का कब्जा है। तो ये 4 ऐसे अहम शहर है जहां पर कोशिश रूस की सेना की तरफ से यही थी कि जल्द से जल्द कब्जा कर लिया जाए, लेकिन यूक्रेन की सेना ने डट कर सामना किया और ऐसे में वहां से रूस की सेना को खदेड़ा जा चुका है। लेकिन अब वक्त है आज की सबसे बड़ी खबर का। यूक्रेन युद्ध उस डेंजरस मोड तक आ पहुंचा है जहां से या तो युद्ध खत्म होगा या फिर विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि ना तो आगे की जंग के लिए रूस के पास बहुत पैसा बचा है और ना ही नाटो के पास सब्र। साथ ही इस लड़ाई में किसी के जीतने की संभावना भी बेहद कम है। ये रिपोर्ट आप देखिए। युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। यूक्रेन युद्ध में अब सबसे घातक हथियारों की खेप आ चुकी है। लेजर हथियार समेत रूस ने उन हथियारों को मैदान में उतार दिया है जिसे दुनिया ने अब तक देखा नहीं था, जो न केवल समंदर के रास्ते से बल्कि जमीन से भी घातक हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन के पास भी नेटो देशों से घातक हथियारों की खेप आ चुकी है, जो रूस के ड्रोन समेत मिसाइलों को भी हवा में मार रही है। ऐसे में पुतिन की खींच बढ़ती जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 3 महीने के करीब पहुंचा यूक्रेन का युद्ध इतना खतरनाक मोड़ ले चुका है कि अब उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा और रूस और यूक्रेन को ऐसे समझौते पर राजी होना होगा जिसमें जीत किसी की नहीं होगी, न यूक्रेन की और न रूस की। लेकिन फिर भी दोनों अपने यहाँ जंग जीतने का दावा ठोक सकेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जेलेंस्की के पास ये कहने के लिए होगा कि उन्होंने रूस जैसी ताकतवर सेना का डटकर मुकाबला किया, उसे अपनी राजधानी कीव में घुसने नहीं दिया, यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाए रखा और तो और रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगवाकर उसकी कमर तोड़कर रख दी। वहीं पुतिन ये बोलकर अपनी पीठ थपथपाएंगे कि उन्होंने अमेरिका और नेटो को दिखा दिया कि रूस को उकसाने का अंजाम क्या हो सकता है, और फिर यूक्रेन के क्राइमिया और डोनबास इलाके पर भी उनकी पकड़ मजबूत होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। यूक्रेन युद्ध की आंच अब उसके पड़ोसी देशों तक आ पहुंची है। एक तरफ पुतिन पड़ोसी देशों को यूक्रेन की मदद के लिए आगाह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुतिन को भी दूर रहने की धमकी मिल रही है।
इन धमकियों से रक्षा विशेषज्ञों को ये भी डर है कि जंग अगर अभी नहीं रुकी तो फिर उसे रोक पाना ही बस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन जैसे दो देशों के बीच सिमटी है, वो ऐसे युद्ध की शक्ल ले लेगी जिसमें पूरी दुनिया उलझ जाएगी और ऐसी तबाही मचेगी कि सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्योंकि रूस यूक्रेन में उन हिस्सों पर भी हमला कर रहा है जो पोलैंड और नेटो देशों के करीब हैं, और नेटो इस जंग की शुरुआत में ही कह चुका है कि वो अपनी जमीन पर जरा सी भी आंच बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में एक चूक भी यूक्रेन की लड़ाई में नेटो की सीधी एंट्री करा सकती है, क्योंकि अगर गलती से ही रूस के रॉकेट या मिसाइल नेटो के इलाके में गिर गए तो उसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। दूसरी बात ये कि अगर यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना को बढ़त मिली तो जाहिर तौर पर उसका हौसला बढ़ेगा और फिर रूस यूक्रेन पर और तगड़ा वार करेगा ताकि उसके और हिस्सों पर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और रूस को मुंह की खानी पड़ी तब तो यूक्रेन का और नुकसान है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन हारकर तो यूक्रेन से निकलेंगे नहीं, वो रूस की इतनी बुरी भत तो कतई नहीं पिटने देंगे। इसलिए हो सकता है कि वो जंग में आर या पार करने के लिए परमाणु बम ही चला डालें। अगला कदम विश्वघाती होगा। यूक्रेन युद्ध के बीच जीत के दावे भी शुरू हो चुके हैं। रूस अपने वादे के मुताबिक यूक्रेन में कामयाब नहीं रहा है। ऐसे में नेटो भी यूक्रेन के जीतने का दम भर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन और नेटो ओवर कॉन्फिडेंट न हो। समझदारी इसी में है कि वो युद्ध में मिली अब तक की बढ़त को जीत का सेहरा बनाकर अपने सिर पर बांधें और रूस से युद्ध विराम के लिए समझौता करें। क्योंकि भले ही अब तक की जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी का हुआ है। लड़ाई में उसके हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें उसके सैनिक भी हैं और आम नागरिक भी। अपनी जान बचाने के लिए करीब 60 लाख लोग तो यूक्रेन छोड़कर ही भाग चुके हैं और बम और गोले मिसाइल बरसाकर रूस ने यूक्रेन का लगभग 6,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 465,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मलबा बनाया है वो अलग। जंग में बढ़त की कीमत यूक्रेन ने ये सब गवा कर चुकाई है। अब करना होगा युद्ध का अंत। अब यूक्रेन और रूस के पास युद्ध खत्म करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। यूक्रेन के पास इस जंग को यहीं रोकने की एक और बड़ी वजह है, वो ये कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की जिस मदद के बूते यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, रक्षा विशेषज्ञ पहले ही आशंका जता चुके हैं कि वो मदद ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्योंकि पश्चिमी देशों में पहले से ही बढ़ रही महंगाई को जंग ने और धार दे दी है। लड़ाई के कारण सप्लाई चेन में दिक्कत आई है। इस वजह से चीजों के आसमान छूते दामों ने अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता तेजी से गिराई है, और तो और रूस पर लगे प्रतिबंधों और युद्ध ने रूस और यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर भी ग्रहण लगा दिया है। नतीजा दुनिया में खाने का संकट पैदा हो चुका है। युद्ध पर नेटो में मतभेद। और तो और यूक्रेन युद्ध को लेकर अब नेटो के सदस्यों में ही मतभेद पैदा होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देश तो खुलकर यूक्रेन पर मदद लुटा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा किसी और नेटो देश से यूक्रेन को उतना समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। बल्कि पिछले हफ्ते तो फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने भी ये मान लिया कि अब जंग में सीज फायर की जरूरत है। उनकी इस सोच की वजह भी है। यूरोप गैस के लिए रूस के भरोसे है और जर्मनी और इटली तो रूस के इतने मोहताज हैं कि वो चाहकर भी उससे गैस खरीदना बंद नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से वो रूस की गैस खरीदकर गाहे बगाहे जंग में उसकी मदद ही कर रहे हैं। ऐसे में वो जंग से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस वजह से भी इस पूरे युद्ध में नेटो की धार कुंद हुई है, और चाहकर भी नेटो इस युद्ध में बहुत कुछ नहीं कर पाया।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर उनके देश को पश्चिम की ओर से साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुतिन ने सभी हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया है। पुतिन ने आरोप ये लगाया है कि रूस के खिलाफ सूचना क्षेत्र में हमला किया जा रहा है और उन्होंने हमलों को रूस पर प्रतिबंधों के जरिए किए जा रहे हमलों जैसा बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन जो कि सीधे तौर पर जेलेंस्की पर साइबर हमले का आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी देश और यूक्रेन लगातार उन पर साइबर हमले कर रहा है। ये आरोप पुतिन की तरफ से। Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти. Значительно чаще фиксируются и попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний. और फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस का रक्षा खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूस का रक्षा खर्च जो है 3 गुना बढ़ चुका है। रूस का फरवरी में रक्षा खर्च 41,856 करोड़ रुपए था, जो कि मार्च में बढ़कर 51,168 करोड़ रुपए हो चुका है। अप्रैल में रूस का रक्षा खर्च बढ़कर 71,328 करोड़ रुपए हो गया, जो कि मार्च में किए गए खर्च से करीब 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अब रूस का रक्षा खर्च फरवरी में युद्ध से पहले के मुकाबले करीब 3 गुना हो गया है, जो कि जनवरी 2022 में 26,400 करोड़ रुपए था। और आइए आज हम बात करेंगे लीड के सह संस्थापक और सीईओ सुमित मेहता से, जो हमें बताएंगे लीड पावर्ड स्कूल अन्य स्कूल से किस प्रकार से अलग है और लीड किस तरह स्टूडेंट्स को जवान में और सक्षम बनाने में मदद करेगा। एक बच्चा स्कूल में 6 घंटे बिताता है। स्कूल एडटेक के द्वारा हम स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि उनके लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव कर सकें। हमारा विश्वास है कि अगर हम भारत के स्कूल्स को इम्प्रूव कर दें तो भारत का भविष्य खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। लीड बच्चों को केवल एग्जाम में नहीं बल्कि जीवन में सफल होने के काबिल बनाता है। इसके लिए लीड पावर्ड स्कूल्स 5 आउटकम्स पे फोकस करते हैं: कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड एक्सपोजर। बच्चों की सही जगह स्कूल में है अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ। 2 साल के लर्निंग गैप के लिए हमने ब्रिज कोर्स डेवलप किया है और अगर स्कूल्स उसको यूज़ करेंगे तो बच्चों के लर्निंग गैप्स को इजीली कवर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम टीचर्स को सशक्त बनाते हैं, लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं और स्कूल्स में एक बेहतर डेटा बेस्ड लर्निंग कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3वीं वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यूक्रेन से की लद्दाख की तुलना, कहा दोनों जगहों पर एक जैसे हालात। राहुल के बयान को बीजेपी ने करगिल और लद्दाख के लोगों का बताया अपमान। Recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh. मतलब इससे ज़्यादा बड़ा पागलपन हो नहीं सकता। ये तो सीधे सीधे लेह के और करगिल के लोगों का अपमान है। लक्षद्वीप में डीआरआई और कोस्ट गार्ड की समंदर में बड़ी कार्रवाई। 2 नावों से 218 किलो हेरोइन को कब्जे में लिया। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 1526 करोड़ रुपए। गुजरात के अरावली में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रक और कार की टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में 6 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। एक शव को बाहर निकाला गया। किया गया उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है। आग लगी रहे, देश में सौहार्द बिगड़ा रहे, एक प्रगतिशील मजबूत भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बन रहा है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये मिट्टी का तेल। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है।
नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। और ये ट्वीट अधीर रंजन चौधरी जी के ट्विटर हैंडल से 21 मई 2022 क्या कहता है? राजीव गांधी की तस्वीर दिखा के, When a big tree falls, the earth shakes. जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो कुछ हजार नागरिक मार दिए जाते हैं। यह हालत है आज कांग्रेस पार्टी में। और यह कांग्रेस पार्टी के एक विफल पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता मिट्टी के तेल की बात करते हैं। 8 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष की केवल एक ही भूमिका होती है, हाथ में मिट्टी का तेल लेके चलो, लोगों को भड़काओ, दंगे बढ़ाओ। अगर विदेशी धरती पे हो तो भारत की सारी अच्छाइयों को छुपा के केवल बुराई करो, और वो भी झूठ बोलकर। नहीं राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी से ही सीख ले लीजिए। विपक्ष में दशकों रहे, लेकिन हमेशा अगर भूमिका निभाई तो एक सकारात्मक विपक्ष की। सत्तारूढ़ कांग्रेस को कमियां तो बताई, लेकिन सत्ता का लालच नहीं था कि सत्ता पाने के लिए हम देश का नुकसान कर देंगे। दूसरी आपत्तिजनक टिप्पणी जो उन्होंने करी है, उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान जैसे हालात हैं। राहुल गांधी जी, यह भी हमें पता है कि आपको पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं है। मैं केवल आपको इतना बता दूं कि जब से भारत आजाद हुआ, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमेशा लोकतंत्र का राज भारत में रहा। और पाकिस्तान वो मुल्क है, आजादी के 75 वर्षों में आधे समय वहां पे तानाशाह हुकूमत रही। यहां पर भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, और चाहे पूरे विश्व में वैक्सीन देकर वसुधैव कुटुंबकम की किसी ने नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन को इस जंग जिताने के लिए जो बाइडेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जंग में यूक्रेन रूसी सेना को टक्कर दे सके, इसके लिए जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की तक हथियार पहुंचाए, करोड़ों डॉलर का दान भेजा, और रूस की कमर तोड़ने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंधों की एक झड़ी लगा दी। लेकिन अब बारी पुतिन की है, जो अमेरिका और जो बाइडेन से बदला लेने की फुल प्रूफ तैयारी कर चुके हैं।
जंग जिताने के लिए बाइडेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जंग में यूक्रेन रूसी सेना को टक्कर दे सके, इसके लिए बाइडेन ने ज़ेलेंस्की तक हथियार पहुंचाए, करोड़ों डॉलर का दान भेजा और तो और रूस की कमर तोड़ने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंधों की जैसे बमबारी कर दी। लेकिन अब बारी पुतिन की है, जो अमेरिका और बाइडेन से बदला लेने की फुल प्रूफ तैयारी कर चुके हैं। डॉलर को 2 कौड़ी का बना देंगे पुतिन। बाइडेन के खिलाफ पुतिन का गेम प्लान। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ जो प्लान तैयार किया है, वो अगर कारगर साबित हो गया तो ये दुनिया भर में अमेरिका की बादशाहत का इतिहास बदल कर रख देगा, क्योंकि पुतिन के निशाने पर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी डॉलर आ गई है और डॉलर की मजबूती खत्म करने के लिए पुतिन क्रिप्टो करेंसी को हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस जल्दी ही क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दे सकता है। यह ऐलान खुद रूस के एक सीनियर मंत्री ने किया है। रूस के इस कदम को डॉलर को टक्कर देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रूस का ये फैसला जमीन पर उतरा तो ये अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि रूस पर सख्त बैन लगाने का असर पहले से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर हो चुका है। और अब अगर रूस ने बिटकॉइन को मान्यता दे दी तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बिटकॉइन को मान्यता देना दुनिया को डॉलर का विकल्प बताने की कोशिश हो सकती है। अब तक दुनिया में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में ही होते रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को बड़ा फायदा होता है। लेकिन अगर दुनिया भर में कारोबार डॉलर की बजाय क्रिप्टो करेंसी में होने लगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान डॉलर का ही होगा। सबसे अहम ये है कि डॉलर को झटका देने की ये तैयारी पुतिन ने इसी साल फरवरी महीने में शुरू कर दी थी, जिस पर अब तेजी से काम चल रहा है। यानी जब यूक्रेन पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई, उसी वक्त पश्चिम को जवाब देने की भी तैयारी कर ली गई थी। और कहा जा रहा है कि रूस के बैंकों पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों के खिलाफ बिटकॉइन एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। इससे पहले पुतिन ने तेल और गैस के बदले यूरोप के देशों से रूबल में पेमेंट करने की शर्त रखी थी। अपने उस दांव से पुतिन ने रूबल की नैया तो पार लगवा दी, लेकिन इस बार उनका ये दांव डॉलर की नैया डुबोने वाला साबित हो सकता है। बिटकॉइन के पिछले कुछ साल का ट्रेंड देखें तो दुनिया भर में इसे लेकर भरोसा कुछ बढ़ा जरूर है, लेकिन बड़े देशों ने अब तक इससे हाथ दूर ही रखे हैं। लेकिन रूस जैसे बड़े देश में अगर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिल गई तो दुनिया का इसे लेकर डर खत्म हो जाएगा। पुतिन का यह कदम रूस के लिए भी बड़ा दांव साबित हो सकता है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि वो चाहकर भी रूस की करेंसी रूबल को डॉलर के मुकाबले खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पुतिन रूबल में पैसे देने के लिए केवल उन्हीं देशों को मजबूर कर सकते हैं जो उनसे तेल और गैस खरीदते हैं। लेकिन कारोबार के लिए उन्हें डॉलर के विकल्प की सख्त जरूरत है, क्योंकि सिर्फ तेल और गैस के बूते वो रूस की पूरी अर्थव्यवस्था नहीं चला सकते। और शायद रूस को इस बात का अंदाजा भी पहले से था। खबर यह है कि जनवरी के महीने में भी रूस में यह प्रस्ताव लाया गया था कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी जाए, लेकिन उस वक्त रूस के सेंट्रल बैंक को डर यह था कि इससे उनका मौजूदा सिस्टम चरमरा सकता है, और इसीलिए सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो पर पूरी तरीके से बैन लगाने की सिफारिश कर दी थी। जबकि उस वक्त भी रूस का वित्त मंत्रालय यह चाहता था कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी जाए। जब दोनों बड़ी संस्थाएं आपस में टकराई तो मामला उस वक्त वहीं रुक गया और चर्चा पूरी तरीके से बंद हो गई। लेकिन फरवरी में जब दुनिया की नजरें यूक्रेन की सीमा पर बढ़ रहे तनाव पर थी, तो उस वक्त एक अहम बैठक हुई। खबर यह है कि उस वक्त पुतिन ने रूस के सेंट्रल बैंक के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय से जुड़े लोगों को इस पर कुछ अहम निर्देश दे दिए और ये कहा कि आपस के मतभेद दूर कीजिए और जल्द से जल्द क्रिप्टो को लीगल करने की तैयारी की जाए। माना यह जा रहा है कि तभी से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए योजना बनाई जा रही थी और अब लगभग ये तैयार हो चुकी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर हमले अब और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में हाउस ऑफ कल्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। खार्किव के लोजोवा शहर में बने हाउस ऑफ कल्चर पर रूस ने मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद धमाके के साथ धुएं का गुब्बार पूरे आसमान पर छा गया। बताया यह गया है कि हमले में 11 साल के एक बच्चे समेत 7 लोग घायल हो चुके हैं।
ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पलटवार किया गया है। यूक्रेन के खार्किव शहर में जोरदार धमाका ये हुआ है, उसके बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार। और रूस के हमलों से यूक्रेन का पूरा मारिउपोल शहर तबाह हो चुका है, लेकिन मारिउपोल में अज़ोवस्ताल प्लांट ही एक ऐसा ठिकाना है जहां तमाम कोशिश के बाद भी रूसी सैनिक घुस नहीं पाए थे। यूक्रेन के मारिउपोल शहर के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूस की सेना कई बार कोशिशें कर चुकी है और अब रूस की सेना की तरफ से दावा यह किया गया है कि अज़ोवस्ताल प्लांट पर उनका कब्जा हो चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिकों का दावा इसके उलट है। मारिउपोल शहर के सस्पेंस को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या मारिउपोल की जंग अभी बाकी है। रूस के आगे ज़ेलेंस्की ने नहीं टेके घुटने। मारिउपोल की जंग अभी बाकी है। पूरी दुनिया के सामने रूस ने यह ऐलान कर दिया कि यूक्रेन के मारिउपोल पर उसका कब्जा मुकम्मल हो गया, क्योंकि मारिउपोल पर संपूर्ण विजय में जो स्टील प्लांट आड़े आ रहा था, उस प्लांट में यूक्रेन के आखिरी मोर्चे को भी पुतिन की सेना ने ढहा दिया। और इसके बाद रूस की ओर से यह दावा किया गया कि स्टील प्लांट में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए यूक्रेन की सेना ने उसके आगे घुटने टेक दिए। रूस के इस दावे के बाद यूक्रेन की ओर से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से उसकी सेना पीछे हट चुकी है। सबूत के तौर पर रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर करने का वीडियो भी जारी कर दिया। सरेंडर के वीडियो में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर लेकर स्टील प्लांट से बाहर निकलते दिखे थे। प्लांट से बाहर आने के बाद रूसी सेना के जवानों ने सभी की तलाशी ली। बैग से लेकर उनके कपड़े तक खंगाले गए। इसके बाद यूक्रेन के सारे सैनिक अपने साथियों के साथ वहां खड़ी गाड़ियों में चले गए। उस वक्त रूस की तरफ से ये दावा किया गया कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों ने उसकी सेना के आगे हथियार डाल दिए, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के बाद पूरा मारिउपोल शहर पुतिन के कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। अज़ोव रेजिमेंट के एक कमांडर ने स्टील प्लांट पर रूसी कब्जे के दावे को रूस का प्रोपेगेंडा बताया है। Я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. मारिउपोल के स्टील प्लांट में ऑपरेशन जारी रखने का दावा जो जवान इस वीडियो में करता दिख रहा है, वो अज़ोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर है। अज़ोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर का दावा है कि यूक्रेन की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने रूस के आगे हथियार डाले ही नहीं थे। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि स्टील प्लांट में यूक्रेन की सेना का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और रूसी सेना दुनिया को गुमराह करने के लिए सिर्फ झूठ फैलाने में जुटी है। Я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. इस दावे से ठीक उलट रूस ने यह दावा किया था कि स्टील प्लांट से ज़ेलेंस्की की सेना के जिन सैनिकों ने हथियार डाले हैं वो अज़ोव रेजिमेंट के ही जवान हैं, जिन्होंने कई दिनों तक रूस की सेना के नाक में दम कर रखा था, जो न सिर्फ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी फौज को घुसने से रोक रहे थे, बल्कि हर मोर्चे पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। खास बात यह है कि शहर के आखिरी किले को ढहाने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि पुतिन ने अपने सबसे वफादार और खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग में उतार दिया था, जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने शहर में जमकर तबाही मचाई। रूस की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने कई दिनों तक यूक्रेन की सेना के साथ जंग लड़ी और इसका नतीजा क्या हुआ वो मारिउपोल शहर की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना ने पूरे मारिउपोल शहर पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन इसके बाद भी शहर के एक हिस्से में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूस की पकड़ से दूर था। क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था और दावा किया कि यूक्रेन के करीब 2000 सैनिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और इसी बात से रूस बौखला गया, क्योंकि पूरे शहर को जीतने के बाद भी स्टील प्लांट उसकी पहुंच से दूर था और यही बात पुतिन को परेशान कर रही थी।
इसी वजह से रूसी फौज ने प्लांट के चारों तरफ से हमला बोल दिया। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से निकालने के लिए रूसी सेना ने आसमान से बमों की बारिश कर दी। रॉकेट और मिसाइलों से प्लांट को निशाना बनाया गया। ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। कई दिनों तक चली जंग के बाद रूस ने यह दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन की सेना के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो घायल हैं। इसके बाद अजोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए। Этого года была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования Азов. रूस के मुताबिक अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर पूरी तरह कब्जा होने की जानकारी राष्ट्रपति पुतिन को भी दी गई। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि अब रूसी सेना ने पूरे मारियुपोल को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके लिए 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग छिड़ी थी। लेकिन अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर के इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। मतलब ये कि स्टील प्लांट पर कब्जे की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर के इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। मतलब ये कि स्टील प्लांट पर कब्जे की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर हाउस ऑफ कल्चर को मिसाइल हमले से तबाह करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है और हमले में 7 लोगों के घायल होने का दावा किया है। इस वीडियो के जरिए सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की आरोप लगाते हुए रूस पर कि किस तरीके से हमला किया गया, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। खार्किव शहर, जहां पर पूरी कोशिश रूस की सेना की तरफ से यही है कि जल्द से जल्द कब्जा कर लिया जाए और ऐसे में खतरनाक मिसाइलों के जरिए हमले किए जा रहे हैं, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं। Українці і українки, наші захисники, наші захисниці, але також і наші партнери у світі. Сьогодні мої звернення ширше, ніж зазвичай, і присвячено це звернення предмету, над яким будемо працювати разом найближчим часом, а саме компенсації. Компенсацію усіх тих збитків, які Росія своєю агресією нанесла Україні. Погляньте, будь ласка, як минув сьогоднішній день. Ракетний удар російської армії по Харківщині. В місті Лозова окупанти знищили будинок культури. Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб